कंपोजर बना गुस्से से। एज ए प्लेबैक सिंगर मुझे इंट्रोड्यूस किया जीत गांगुली। यू हैव टू हैंडल इट वेरी केयरफुली, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर कि आप किनको बोल रहे हो। आप बोल रहे हो पीपल लाइक सोनू निगम, पीपल लाइक नीरज श्रीधर, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान। प्रीतम दा वाज सो बिजी, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि वो हर डबिंग में बैठे हर सिंगर को वो रिकॉर्ड करे अपना कंपोजिशन। तो ही बिलीव्ड इन मी। जैसे कि ये जो गाना है तेरा होने लगा हूं, तेरा होने लगा हूं, आतिफ ने गाया था। अदर पीपल यू माइट बी नोइंग बिकॉज यू वर आल्सो देयर विद प्रीतम एट दैट टाइम। व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम अ कंपोजर, यू नो पीपल स्टार्टेड बंद कर दिया था। दे स्टॉप्ड कॉलिंग मी एक्चुअली। एग्जैक्टली क्या इंसिडेंट्स? नहीं, वो देयर आर सर्टेन थिंग्स आई कैन नॉट डिस्क्लोज। और कुणाल का थोड़ा था, मतलब उस टाइम उनका वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, भीगे होठ तेरे। खुद का गाना खुद गाऊंगा, मैं दूसरों को गवाऊंगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा। और बॉम्बे में मैं जब आया, मुझे यहाँ का एक कीड़ा मकोड़ा भी मुझे नहीं जानता था इंडस्ट्री का। आज का दिन आप जिंदा है, आपके लिए दिस इज द बेस्ट रीजन फॉर। लास्ट स्टेज पे गाना से आप निकल जाते थे जी। तो ये इंटेंशनली होता था या फिर एक्सीडेंटली होता था? उसके चंद दिनों बाद एक दिन प्रीतम का कॉल आता है, उसमें ही स्टार्टेड यूजिंग माय वॉइस, और एक के बाद एक मेरा सुपरहिट गाना आने लगा। तो राणा, हमें ये जानना है कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा डिफरेंट सिंगर्स को रिकॉर्ड करने का? गॉड वांटेड मी टू बिकम अ कंपोजर। सर आ जाइए, आपका गाना तैयार हुआ। आप आया, प्रोड्यूसर आया या डायरेक्टर हुएवर, आपने गाना गाया 2 मिनट में, मजा नहीं आया। गाना मैं गा रहा था, पर वो जो एक होता है ना, यू नो दैट वन सॉन्ग, वो गाना मुझे कभी नहीं मिला। बिफोर म्यूजिक कंपोजर, ओके, एज यू स्टार्टेड ना, उसके पहले आप एक यूनिक तरह का काम करते थे जो इंडस्ट्री में कोई नहीं किया है। एक जमाना था आपको सीडी लेके वही या तो टी सीरीज के गेट पे खड़े हो, नहीं तो टिप्स कहीं भी, नहीं तो कोई म्यूजिक डायरेक्टर के द्वार पे आपको खड़े रहना पड़ेगा। विशाल शेखर मेड मी सिंग इन डर्टी पिक्चर। सर्टेन पॉइंट यू नो कि हाँ मेरा ही गाना जा रहा है, फिर आफ्टर अ पॉइंट यू रियलाइज कि नहीं, कोई आपको मतलब आपको रोका जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं सिंगिंग में ज्यादा सिक्योरिटी लग रहा था लास्ट मोमेंट पे। वो गाने में आप नहीं रहते थे, ठीक है, और वही गाना किसी और की आवाज में जब बाहर आता था और वो बड़ा हिट होता था, तभी कैसा लगता था? इट वॉज अ नी जर्क रिएक्शन। मैं 1 सेकंड में डिसाइड किया था। जब भी किसी के पास, कंपोजर के पास जाते हो एज अ सिंगर, राइट, तभी अगर उसको पता है कि आप भी कंपोज करते हो तो थोड़ा सा नहीं, काफी सा होता है। कंपोजर आप कभी बन नहीं सकते। के जो मेरे फेवरेट है, सबके फेवरेट है, उनके साथ कोई एक्सपीरियंस बताओ ना। के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस है। हेलो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है राणा मजूमदार, जो बहुत ही एक्सपीरियंस म्यूजिक कंपोजर है, सिंगर है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 25 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, 50 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। एक फिल्म है साहिब बीबी और गैंगस्टर, और दूसरी है फुद्दू। और सबसे बेहतरीन जो मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो यूनिक टैलेंट उसमें है, वो है डबिंग स्किल। बहुत सारे सिंगर को उन्होंने डब किए, बहुत सारे कंपोजर के लिए, जैसे कि प्रीतम है, सचिन जिगर है, और भी बहुत सारे वेल नोन कंपोजर है। मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहे, पर आप जितने नाम जानते हो इंडस्ट्री के लीडिंग कंपोजर, सारे कंपोजर के लिए उन्होंने डबिंग का काम किया। वो बहुत ही यूनिक टैलेंट है और वो उनके सिवा कोई नहीं करता। तो आज मिलते हैं हम मेरे मित्र राणा मजूमदार से। हाय राणा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा शहर रायगंज, मतलब वैसे छोटा है, लेकिन अदर वे अराउंड बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ का एजुकेशन, यू नो इट्स वेरी रिच। तो रायगंज में मैं पला बड़ा, और मेरा फैमिली में संगीत था। मेरा पिताजी वैसे तो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, आई मीन बैंक, ही वाज अ बैंक एम्प्लॉय, बैंक मैनेजर, बट उनको ही वाज अ गिटार प्लेयर। मैं मेरा अंकल और मेरा डैडी को देखा कि आई मीन दे वर सो टैलेंटेड, लेकिन वही छोटे शहर में रह के, गवर्नमेंट जॉब करके, शोज वगैरह करके, काफी लोगों को सिखा के, दैट्स हाउ आई मीन दे हैव स्पेंट देयर लाइफ, बट आई वांटेड टू यू नो टेक इट अप फ्रॉम देयर। तो मैंने सोचा था मैं बॉम्बे आऊंगा, आई वांट टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर। तो टू कट इट शॉर्ट, मैं बॉम्बे आ गया। तो मैं किसी को नहीं जानता था इंडस्ट्री का। मैं सोचा बॉम्बे आऊंगा, करूंगा क्या सबसे पहले। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो एक टेक्निकल कोर्स करते हैं। तो मैंने होटल मैनेजमेंट किया। राइट।
ठीक है, अभी लोग सुन के हंसेंगे कि मैं होटल मैनेजमेंट किया सिंगर बनने के लिए। तो मैंने 3 इयर्स होटल मैनेजमेंट किया। आई मीन वो डिग्री किया मैं भुवनेश्वर से। वहाँ से फिर मैं आया, आके यहाँ पे एक 5 स्टार होटल में नौकरी चालू किया एज अ फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर। उसके बाद देन आई यूज्ड टू लर्न क्लासिकल लाइट क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम पद्मा वाडकर, सुरेश वाडकर जी's wife. That time they were not married. That time she was Padma Menon. तो हफ्ते में एक दिन मुझे छुट्टी मिलता था, तो उस दिन मैं पद्मा जी के पास जाता था और मैं उनसे मतलब शिक्षा लेता था। पद्मा जी वैसे भी मेरा गुरुजी है, लेकिन शी ऑलवेज यूज्ड टू बिहेव विथ मी लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड, क्योंकि हम लोग का उम्र का उतना डिफरेंस भी नहीं था। और फिर एक दिन मैंने नौकरी छोड़ दिया और मैंने पद्मा जी को बोला कि मैम मैंने नौकरी छोड़ दी। बोले शी इज अ साउथ इंडियन, अय्यो, दैट्स हाउ शी यूज्ड टू रिएक्ट। अय्यो नौकरी छोड़ दिया, करेगा क्या? मैं बोला वो मैं सोचा नहीं, मैं इतना समझ गया कि नौकरी करते रहूंगा तो वो करते ही रहूंगा। तो एट सर्टेन वन पॉइंट ऑफ और अदर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। तो मैंने आज नौकरी छोड़ दिया। और मैंने नौकरी छोड़ा कैसे, वो भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं एक लाइन में बताता हूँ। उस दिन मैं जा रहा था, मैं काम पे जा रहा था और बीच रास्ते में मैंने सोचा कि ये जो सिलसिला है ये चलती रहेगा, ये अभी खत्म करो इसको, नहीं तो ये जिंदगी में खत्म नहीं होने वाला है। बीच रास्ते में मैंने वो डिसाइड किया एंड आई कॉल्ड अप माय मैनेजर। आई सेड मैं और आज से नहीं काम पे आऊंगा, बाद में मैं आके व्हाट एवर द सेटलमेंट एंड ऑल आई विल डू दैट। फिर पद्मा जी मुझे बोला तू करेगा क्या? देन ही सेंड टू मी टू मिस्टर राजेश रॉय, ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर। नहीं यू गो देयर, यू शुड असिस्ट हिम, यू शुड एटलीस्ट अर्न सम मनी। ठीक है, तो मैं राजेश रॉय के पास गया। राजेश रॉय इज अ वेरी टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत अच्छा पियानिस्ट है, आई मीन वेरी गुड कंपोजर, इज बेसिकली फ्रॉम कोलकाता, बेस्ड आउट इन बॉम्बे। देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम। सो पद्मा जी मुझे राजेश रॉय के पास भेजा, तो मैं राजेश रॉय के पास गया। उन्होंने मेरा गाना सुना, उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला कि, और पद्मा जी को मतलब मेरे शी यूज्ड टू बिलीव इन मी, लाइक उनको शी ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि राणा तुम्हारा आवाज बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो शी ऑलवेज यूज्ड टू सपोर्ट मी। ओके, तो मैं राजेश राय के पास गया और देन इमीडिएटली राजेश राय बोला ठीक है आज से यू स्टार्ट असिस्टिंग मी। अब म्यूजिक डायरेक्टर को कैसे असिस्ट करते हैं मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं एक छोटा जगह से आया, आके नौकरी करता था, सिंगर हूँ बस। तो फिर उनके साथ जुड़ गया। मैं उनको बोला कि आई डोंट नो हाउ टू असिस्ट यू, तो ये बोला डोंट वरी, आप रहते रहते सीख जाओगे। देन आई लर्नड अ लॉट बीइंग विथ हिम। तो वहाँ अभी प्रीतम, म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम राजेश रॉय का दोस्त है, कोलकाता का दोस्त है। एक दो स्टूडियो में प्रीतम ने मुझे देखा था वर्किंग फॉर राजेश रॉय, जहाँ पे कभी कभार ऐसा भी हुआ कि राजेश रॉय हिमसेल्फ इज नॉट इन द स्टूडियो। उस स्टूडियो में प्रीतम भी आया, वीरा देसाई रोड में। तो प्रीतम मुझे देखा कि राणा अकेला काम कर रहा है, तो बाय दैट टाइम, अब उससे पहले प्रीतम के साथ मेरा पहला मुलाकात कैसे हुआ, जो अमिताभ भट्टाचार्य जो है, जो who is the, I mean everyone knows he's the best lyricist now we have in the industry. तो अमिताभ से मेरा दोस्ती तब से है। ठीक है, तब वो भी मतलब he was also, I mean उनका भी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मतलब वो भी शुरू में आए थे। अमिताभ भी राजेश रॉय को असिस्ट करता था। अमिताभ राजेश रॉय को छोड़ा, मैंने राजेश को ज्वाइन किया। फिर एक दिन अमिताभ मुझे बोला कि अरे प्रीतम को ना एक गाने के लिए, एक जिंगल के लिए एक सिंगर चाहिए जिनका रेंज बहुत मतलब आवाज बहुत ऊपर तक जाता है। तो मैंने तेरा नाम सजेस्ट किया, तू कल जा सकता है? मैं बोला जरूर जा सकता हूँ। तब प्रीतम इज लाइक उनका धूम निकल चुका है, और उससे पहले जीत प्रीतम का जो था वो तो था ही। फिर अगले दिन मैं प्रीतम से मिला। प्रीतम को आई मीन मैं उनको प्रीतम दा बोलता हूँ। तो प्रीतम दा के लिए मैं वो जिंगल गाया। तो प्रीतम दा बोला कि तेरा आवाज इतना ऊपर जाएगा ना। अमिताभ ने बोला जाएगा ना। मैं बोला ठीक है आप बजाइए, आप तो मुझे सुर तो दीजिए। तो उन्होंने मुझे जो सुर दिया था, मुझे अभी भी याद है वो लाइनें, रूखी सूखी सी हो जाए कोई, मतलब क्रीम वीम था। तो मैंने आराम से गाया, वो सडनली
तू तो आराम से गा ही है, ठीक है। फिर वो एफ से एफ शार्प लिया, ये गा तो मैं ऊपर गया। फिर उसने जी लिया, जी शार्प लिया, ऐसे करके ऊपर चलते गया। बोला तू तो आराम से ही गा रहा ऊपर। मैं बोला जितना ऊपर लोगे मेरे लिए उतना आराम है। तो एनीवे दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद प्रीतम। और उसके चंद दिनों बाद एक दिन प्रीतम का कॉल आता है, कैसा है तू, ऑल गुड, दिस दैट, वुड यू लाइक टू जॉइन मी। मैं बोला हाँ क्यों नहीं। बोला नहीं तू ज्वाइन करेगा तो राजेश माइट माइंड ना, वो मेरा दोस्त है, मैं उसको लगा कि मैं उससे चीज छीन लिया। मैं बोला नहीं, ही वोंट माइंड, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज गोइंग टू यूएस फॉर सम अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने सही टाइम पे मुझे फोन किया। तो बोला हाँ प्रीतम उस टाइम में एस्टैब्लिश्ड थे? हाँ इन अ वे है, उनका नाम कोई नहीं जानता था, पर धूम धूम एज अ फिल्म, एज अ म्यूजिक, इट वाज अ बिग हिट। अच्छा, आफ्टर धूम। आफ्टर धूम, ये आफ्टर धूम था। प्रीतम एज अ फेस उतना पॉपुलर नहीं था, उतना पॉपुलर नहीं था। हाँ थोड़ा बहुत इंडस्ट्री तो जान गए थे। तो देन ही कॉल मी। जिस दिन मुझे बुलाया था, मैं बताऊं वो ईयर था आई थिंक 2006। तब थिएटर में उनका फिल्म दिवाली के आसपास बुलाया था, गरम मसाला। थिएटर में गरम मसाला चल रहा था, अक्षय कुमार, प्रियन सर का जो फिल्म था, प्रियदर्शन। तो मैं उनसे जाके मिला। फिर इमीडिएटली फ्रॉम द तब उनकी बीवी जो स्मिता, हम लोग उसके निक नेम बाबी से बुलाते हैं, आई मेट बाबी। दैट टाइम दे वर नॉट मैरिड। तो बाबी बिकेम इवेंचुअली शी बिकेम अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड लाइक फिर आई जॉइन प्रीतम। और बस वहीं से एकदम हार्डकोर बॉलीवुड। प्रीतम का जो जर्नी है ना, मैं और अच्छे से जानना चाहता हूँ आपका एंड प्रीतम का, राइट। बट उसके पहले मुझे जानना है कि एज ए म्यूजिक कंपोजर, राइट, आपका कैसा रहा? मतलब म्यूजिक कंपोजर जो आपने शुरू किया था मुंबई में आके, दैट टाइम इज कंप्लीट फ्रेश, नोबडी नोज यू, एंड नाउ यू आर वेल एस्टैब्लिश्ड। तो ये जो जर्नी है ये कैसे हुआ? मतलब पहले क्या, किससे मिले, किससे बात हुई, पहली फिल्म कैसे आई, दूसरी फिल्म कैसे आई, ठीक है, आपने कितने सारे 25 से 30 साल फिल्में की है। हाँ हाँ हाँ, नहीं उतना नहीं। वैसे हार्डकोर फिल्म इंडस्ट्री में मैं हूँ 2005 से, इट्स लाइक 20 इयर्स नाउ, ऑलमोस्ट 20 इयर्स। 20 साल। हाँ, उससे पहले मैं नौकरी में बिजी था, ये सब में। एज अ कंपोजर स्टार्ट किया? एज ए कंपोजर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं कभी कंपोजर बनने बॉम्बे आया ही नहीं था, ठीक है। आई नीदर आई एवर वांटेड टू बिकम अ कंपोजर। I always wanted to become a playback singer. मुझे याद है एक्चुअली हम लोग मिले थे in New Bombay. Correct. That time you had called me for singing a song. randomly. Correct. तो तभी हम लोग मिले थे। Correct. राइट। तो मुझे भी नहीं पता था कि राणा आपको कंपोजिशन आता है, आप करते हो। नहीं, कंपोजिशन आता है तो वो मेरा बचपन से ही आता है। अच्छा। क्योंकि कंपोजिशन तो कभी आपने उसको रिवील नहीं किया कि यू आर अ कंपोजर? क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। मतलब कंपोजिशन एक ऐसा चीज है। अच्छा, और एक बात, यू आर बॉर्न विद इट, ठीक है। उसका कोई उम्र नहीं होता कि आपने 10 साल बाद जाके कैसे कंपोज करना है आप सीख लिया, या 20 साल बाद कैसे कंपोज करना है आप सीख लिया। आप कभी कंपोजर आप कभी बन नहीं सकते, ठीक है। आप ना ही आप किसी के पास जाके कि मुझे कंपोजर बनना है, कि कैसे कंपोज करते हैं, ये आप किसी से सीख भी नहीं सकते। इनबॉर्न टैलेंट होता है। नहीं, वो ये भगवान का देन है। अगर या इधर गॉड हैज गिवन इट टू यू और यू डोंट हैव इट, एज सिंपल एज दैट। ये बात इतना सिंपली पंडित शिव कुमार शर्मा ने बोल के गया है, ठीक है। अच्छा, एक बात पूछना था कि अगर आप सिंगर हो, जैसे आपने बताया कि आप सिंगर हो, आप एज अ सिंगर करके इंडस्ट्री में एंट्री किया आपने, राइट। यू वांटेड टू बी अ गुड सिंगर, प्लेबैक सिंगर टू बी मोर स्पेसिफिक, बट you wanted to be a composer as well later on, right? That I wanted to become later on. दोनों अलग अलग चीज है। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी के पास, कंपोजर के पास जाते हो एज अ सिंगर, राइट, तभी अगर उसको पता है कि आप भी कंपोज करते हो तो थोड़ा सा नहीं, काफी सा होता है। हाँ, वही मुझे जानना था कि वो कैसे बैलेंस किया आपने। See, when I decided to become a composer, उस टाइम मेरा अच्छा खासा चल रहा था, खास करके बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में मेरा बहुत सारे सुपर हिट्स गाना ऑलरेडी निकल गए थे। और ज्यादातर मुझे बंगाली इंडस्ट्री में एज ए प्लेबैक सिंगर मुझे इंट्रोड्यूस किया जीत गांगुली। अच्छा, कब की बात है ये? दिस इज लाइक 2000 से 11-12, 2000। हाँ, तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी एज अ सिंगर इन द बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। और जीत गांगुली उस टाइम, मतलब अभी भी, he is the biggest thing ever happened in Bengali film industry
since last 30 years or 20 years I should say, क्योंकि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिक बीच में मर गया था बिल्कुल, यू नो, आफ्टर ऑल दो स्टॉलवर्ड्स लाइक सलील चौधरी, हेमंत मुखर्जी, देन यू नो ऑल दोस पीपल, सुधीन दासगुप्ता, तो बीच में बंगाली फिल्म म्यूजिक का मतलब हालत बहुत खराब हो गया, विच वॉज रिवाइव्ड बाय जीत गांगुली। तो उस टाइम जीत गांगुली के लिए गाना गाना बहुत बड़ी बात था, ठीक है, एंड क्योंकि उनके पास सारे के सारे बड़ा बड़ा फिल्म होता था, साल का बड़ा बड़ा फिल्म, तो उसमें ही स्टार्टेड यूजिंग माय वॉइस, और एक के बाद एक मेरा सुपरहिट गाना आने लगा, और पैरेलली बॉलीवुड में भी गाना मिलने लगा। फिर आफ्टर अ पॉइंट आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू फोकस ऑन कंपोजिशन, जबकि मुझे मालूम था, हाँ। जैसे आपने बोला ना कि आप ये करेंगे तो कंपोजर बनेंगे तो आपको म्यूजिक डायरेक्टर बुलाएंगे नहीं, वो सोचेंगे कि नहीं, यही पॉइंट है मेरा कहने का पॉइंट यही था कि जब इनिशियली आप एज अ सिंगर जा रहे हो कहीं पे, राइट, फॉर एग्जांपल मैं कंपोजर हूँ, आप मेरे पास आ रहे हो गाना गाने के लिए, और ये आप तब तक करोगे जब तक आप इस्टेब्लिश नहीं हो, करेक्ट, राइट, पर जैसे आप इस्टेब्लिश हो जाते हो एज अ सिंगर, ठीक है, तभी आप रिवील कर सकते हो, तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो होता है आपको सर्वाइवल, करेक्ट, कंपोजर के पास उतना नहीं रहता है एक्चुअली, सिंगर से कंपेयर करेंगे, सिंगर डेली रेवेन्यू जनरेट कर सकता है इधर उधर गा के, ठीक है, बट कंपोजर के लिए उतना आसान नहीं है। तो अगर आप रिवील कर देते कि मैं कंपोजर हूँ, तो आपका सिंगिंग का तो वही हुआ मेरे साथ, हाँ, है ना? वही हुआ जब when I decided to become a composer, you know, people started you know बंद कर दिया था, they stopped calling me actually, एग्जैक्टली, they stopped calling me, ऐसा नहीं कि 100% बंद हो गया था, बट हाँ, I mean substantially जब तक आप, पर उसके लिए I was prepared। आज का दिन आप जिंदा है, आपके लिए दिस इज द बेस्ट रीजन फॉर यू टू बी हैप्पी, इंस्टेड ऑफ मैं आज क्या करूंगा, मुझे आज काम मिलेगा कि नहीं, कल काम मिलेगा कि नहीं, काम के जगह है वो। सी, आई थिंक बीइंग अलाइव, यू आर अलाइव टुडे, आप जिंदा हो, ये इनफ रीजन है टू बी हैप्पी। आज के दिन खुश होने के लिए ये काफी है। कल क्या होगा मैं कभी सोचा नहीं, इसीलिए शायद मेरी जिंदगी से बहुत कुछ चला गया, और उसका भी मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। आई मीन क्योंकि जब होता है ना साथ, यू नो, व्हेन यू लूज समथिंग, इनिशियली मुझे लगता है कि ओ गॉड इज सो अनकाइंड, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कभी कभार होता था, लेकिन अभी मुझे लगता है मेरे साथ जो भी बुरा हुआ, आज तक मेरे साथ जो भी बुरा हुआ, बाद में मुझे पता चला that was a blessing in disguise। वो भगवान का ना, you know, he always have a better plan for you। मैंने कंपोजर बना गुस्से से, I didn't want to tell you this, but अभी पॉइंट जहाँ पे चला कि मैं गुस्से से कंपोजर बना, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सोच के, it was a knee jerk reaction। मैं एक सेकंड में डिसाइड किया था, it was an early morning, और एक सेकंड की बात है कि आज से मैं कंपोजर बनूंगा, खुद का गाना खुद गाऊंगा, मैं दूसरों को गवाऊंगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहूंगा। आई विल नॉट डिपेंड ऑन एनीवन कि ये मुझे गाना गवाएंगे या वो मुझे गाना गवाएंगे। तो वो वट एवर, देयर वाज अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैपनिंग विद मी। सो क्या इंसिडेंट्स? नहीं, वो देयर आर सर्टेन थिंग्स आई कैन नॉट डिस्क्लोज, क्योंकि वो सब डिस्क्लोज, छोटा सा इंसिडेंट, नॉट इन डिटेल, बट मैं इतना बोल सकता हूं कि नहीं, आई शुड नॉट, हाँ इतना बोल, आप समझ लीजिए कि यू नो व्हेन यू, आपको जब लगता है कि या आपको सामने से बोला जा रहा है कि ये गाना आपकी आवाज में आएंगे, या प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चाह रहा है कि ये गाना आप ही गाओ, और मतलब टिल द पॉइंट, एट सर्टेन पॉइंट यू नो कि हाँ मेरा ही गाना जा रहा है, फिर आफ्टर अ पॉइंट यू रियलाइज कि नहीं, कोई आपको मतलब आपको रोका जा रहा है, एक बार नहीं, रिपीटेडली रोका जा रहा है, ठीक है। तो एट अ पॉइंट मुझे लगा कि नहीं, यू नो, इनफ इज इनफ, नाउ फ्रॉम टुडे आई वोंट डिपेंड ऑन एनीवन। मैं इस धरती पे आया, मैं बॉम्बे में आया, ठीक है, और बॉम्बे में मैं जब आया, मुझे यहाँ का एक कीड़ा मकोड़ा भी मुझे नहीं जानता था इंडस्ट्री का, कोई नहीं जानता था इंडस्ट्री का, ठीक है।
तो मैं जब अकेला इंडस्ट्री में आया तो व्हाई शुड आई बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। हाँ, मैंने काफी सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को अप्रोच किया था, बहुत जन ने मुझे गवाया भी, ठीक है। इवन विशाल शेखर मेड मी सिंग इन डर्टी पिक्चर। I have sung quite a few songs for Pritam and Jidda and all. मैं इनके लिए भी गाना गाया। इंद्रदीप दाशगुप्ता, Kolkata, is a fantastic composer. Even I have sung for M.M. Cream. It was a duet with Shreya Ghoshal, but that film got shelved. तो गाना मैं गा रहा था, पर वो जो एक होता है ना, that one song, वो गाना मुझे कभी नहीं मिला। You know what I mean? हाँ, एक जो गाना होता है जो हिट होता है, लोगों को पता, people wants to know कि ये गाना किसने गाया, इंडस्ट्री wants to know, and then industry calls you, ठीक है, इनको बुलाया जाए, तो वैसा गाना नहीं हो रहा था। It was always the last song of the album, जो गाना promotion में नहीं है, या that song never got promoted or that song was never a part of that film, तो वही, तो ऐसा होते ही जा रहा था। ऐसा कितनी बार और कितने सालों से यू आर फेसिंग दिस? नहीं, नाउ आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, दैट टाइम आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, नॉट ब्लेमिंग, बट होते ही जा रहा था, लाइक 7-8 साल से होते ही जा रहा था। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। यू कैनॉट डिपेंड ऑन समवन और एनीवन। इफ यू वांट टू बिकम समथिंग, यू हैव टू डू द नेसेसरी। तो गाना आपका जो आप गाते थे, ठीक है, आप बोल रहे थे कि बाद में वो लास्ट स्टेज पे गाना से आप निकल जाते थे जी, या व्हाटएवर जो भी था जी, तो ये इंटेंशनली होता था या फिर एक्सीडेंटली होता था? बार बार तो एक्सीडेंट्स नहीं हो सकता है बार एक्सीडेंट्स नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ कभी कभी होता था, बट एज आई सेड। अच्छा, और जो गाना से आप निकल जाते थे या फिर जो गाना आपको लगता था कि मुझे मिला है और अभी मैं लास्ट मोमेंट पे, वो गाने में आप नहीं रहते थे, ठीक, और वही गाना किसी और की आवाज में जब बाहर आता था और वो बड़ा हिट होता था, तभी कैसा लगता था? अच्छा लगता था अगर मुझे लगा कि इन्होंने मेरे से बेटर गाया। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ कि आई न्यू कि आई हैव संग इट बेटर देन दैट गाय, whoever it was। जब मुझे ऐसा दिखा कि नहीं, इससे तो बेटर मेरा ही था, और मेरा जो बेटर था वो रिलीज के पहले, मतलब वो सबने ऑलरेडी बोल दिया था कि राना's version is the best one, but still हटाया गया था। पर whatever, I mean, see, to be very honest, no more complaints। मैं आज खुश हूँ, सीरियसली मैं आज खुश हूँ मिकी, क्योंकि वो गाना अगर मेरा रह जाते और तो मैं आज सिर्फ सिंगर ही बन जाता। और अगर आप सिंगर होते तो वो सिंगर का लेवल ही कुछ और था। नहीं, लेवल चाहे कुछ भी हो, मेरे अंदर जो एक कंपोजर है वो गाना कभी बाहर नहीं आता। ऐसा जरूरी नहीं, अगर आप सिंगर हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका गाना हिट होता है उसके बाद भी आप कर सकते हो ये सब चीजें, आप तभी भी कर सकते थे। नहीं, तभी भी कर सकता था, लेकिन अगर कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। नहीं पड़ता तो है, अगर आप, क्योंकि मैं उसमें सेटिस्फाई हो जाता था ना। एज आई सेड, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, आई एम जनरली नहीं बोल रहा हूँ। एज आई सेड, आई नेवर वांटेड टू बिकम अ कंपोजर। मैं बॉम्बे में आया सिर्फ और सिर्फ सिंगर बनने के लिए। तो अगर मैं गाने से खुश हो जाता तो मैं कभी कंपोजर बनने का सोचता ही नहीं था, क्योंकि मुझे वो कभी बनना ही नहीं था। अगर मैं दोनों बनने आता तो अलग बात है। आई केम टू बॉम्बे टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर एंड अ म्यूजिक डायरेक्टर। Okay, now I have become a playback singer. Okay, now let me try my hands as a composer. ये तो मेरा mindset था ही नहीं। मेरा mindset था I'll become a playback singer and only a playback singer. तो अगर मैं, if I would have become a very successful playback singer, I would have never tried to become a composer, or I would have never tried to compose a song. तो वो जो हुआ ना, whatever has happened, आज मुझे लगता है, या उसके बाद ही मुझे लगा था कि that's a blessing in disguise। वो it was God's plan। किसी का दोष नहीं है। किसी ने मुझे, ऐसा नहीं कि लोग सोच सकता है कि किसी ने मेरा हक छीना है, ये छीना है। Bullshit। It's God's plan। God wanted me to become a composer
ठीक है, अब भगवान ने मेरे अंदर एक कंपोजर दिया है तो गॉड विल ऑलवेज वांट कि ये निकल के आए, लोगों को अच्छा अच्छा गाना मिले। एग्जैक्टली वही अब वो मैं दबा के रखा था तो भगवान सोचा तू इसको दबा के क्यों रखा है। एज यू सेड मी दैट कंपोजिशन जो होता है वो इनबॉर्न होता है। करेक्ट करेक्ट। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं आपने सोचा कि मैं आया हूँ तो सिंगर क्यों, मैं कंपोजर भी बनता हूँ? वो मेरा आई मीन वो सोचना चाहिए था, नहीं वही ना, वो मेरा फॉल्ट था, अगर सोचना चाहिए था। मैं यही कहना चाहता, तो इसका मतलब ये था कि आपको कहीं ना कहीं सिंगिंग में ज्यादा सिक्योरिटी लग रहा था। फॉर अ प्लेबैक सिंगर वो काम उतना क्या बोलूं, उतना टीडियस नहीं है, क्योंकि आपको स्टूडियो में गया, म्यूजिक कंपोजर ने आपको गाना दिया, आपने गाना सीखा, ठीक है, और आपने माइक पे जाके गा दिया। हाँ, मतलब बोलने में इतना आसान लगता है, आई डोंट मीन टू से कि सिंगिंग अ प्लेबैक सॉन्ग इज इजी, नो, नथिंग इज इजी, बट व्हाट आई मीन टू से ये काम 3-4 घंटे का ही है ऑल टुगेदर। करेक्ट। एक प्लेबैक सिंगर स्टूडियो में आता है, कंपोजर से गाना सीखता है, गाना सीख के गाना गा के घर चला जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ 4 hours or 5 hours, and I know it's very, that 4 hours or 5 hours is very dedicated, that I agree, but when you compose something, when you become a music director in Bollywood, आप फिल्म का गाना कंपोज करते हो तो आपको ऑलवेज, आप नहीं सोते जाते जागते उठते बैठते नहाते धोते, एवरी टाइम आपके दिमाग में वही चलता है। आपने सुबह गाना बनाया, गाना तो बन जाता है लेकिन उसको क्राफ्टिंग करना पड़ता है, तो वो यू लिव विद दैट सॉन्ग एंड देन यू प्रेजेंट दैट सॉन्ग टू द प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हुएवर इट इज, और वो आपको 1 सेकंड में बोलते मजा नहीं आया। आपने वो गाना 3-4 दिन या 5 दिन सोच के बनाया, आपने सोचा कि नहीं दिस इज नाउ इट इज प्रेजेंटेबल, आपने फोन करके बोला कि सर आ जाइए, आपका गाना तैयार हुआ, आप आया, प्रोड्यूसर आया या डायरेक्टर हुएवर, आपने गाना गाया 2 मिनट में, मजा नहीं आया, जमा नहीं। तो अगेन आई मीन यू अगेन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो आप ये देखिए कि एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर में कितना अंतर है। सिंगर का वो 4 घंटे का ही मामला है, आके गाना गा के चला गया, गाना निकला, गाना सुपर हिट, सब डांस कर रहा है। पर म्यूजिक डायरेक्टर का जो ये होता है, जो इन्वॉल्वमेंट होता है गाने में, अब प्रोड्यूसर बोला गाना बहुत अच्छा है, देन कौन लिखेगा, यू हैव टू सिट विथ हिम। अब लिरिसिस्ट कुछ भी लिख सकता है, बट ही अगेन हैज टू राइट इन योर मीटर, तो वो भी आपको देखना है आपके मीटर में बैठ रहा है कि नहीं। तो उसके बाद गाना प्रोग्रामर को दो, यू नो ऑल दिस, बट फॉर द पीपल हु वांट्स टू नो, आप प्रोग्रामर को दो, देन प्रोग्रामर मेक्स अ ट्रैक, उसके बाद इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्योंकि मैं बहुत लाइव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता हूँ, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, मिक्सिंग मास्टरिंग, कौन गाएगा, दिस दैट। जो म्यूजिक कंपोजर का जो जर्नी है ना राना, जिसमें हम गाना बनाते हैं और प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, डायरेक्टर के पास जाते हैं, गाना सुनाते हैं, उसके पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफ मिलता है कि गाना ऐसा होना चाहिए, और हमको पता है ये जो मैंने गाना बनाया ना ये बहुत अच्छा बना है, करेक्ट, और ये क्लिक करेगा अगर ये सही तरीके से जिस तरह से मैं चाहता हूँ उस तरह से एग्जीक्यूट होगा तो डेफिनेटली क्लिक होगा। इसका म्यूजिक प्रोडक्शन भी कैसे होना है, ठीक है, वो भी कंपोजर के दिमाग में होता है, करेक्ट। ही हैज कंप्लीट हिज ओन टीम, करेक्ट, टू प्रोड्यूस दैट सॉन्ग। बट होता है क्या इवेंचुअली, पता है, आप जब भी उस इंसान से मिलते हो जो ऑथराइज्ड है टू सिलेक्ट और डिसलेक्ट, राइट, एंड ही हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेंस, करेक्ट, राइट, और वो आपके गाने पे जिस तरह से रिएक्ट करेगा ना, कभी कभी, हमेशा ऐसा होता नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि आप उस चीज में एक्सपीरियंस्ड हो एज अ कंपोजर, आपने बहुत साल दिए, आपको मार्केट का स्टडी है, आपको लोगों का भी स्टडी है कि लोग उस पर कैसा रिएक्ट करेंगे, ठीक है, आपको पता है ये गाना अगर मैं कर दूं जिस तरह से, इस तरह से शूट होता है तो ये गाना बूम हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। पहली ही प्राइमरी स्टेज पे ही आपका जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उस फिल्म का, वो गाना बोल देगा, डिसीजन मेकर, वो बोल देगा आपके गाने को, अरे यार मजा नहीं आया, वो जो मैंने बोला, वो जो मजा बोलता है ना, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मजा आने के लिए अभी मैं क्या करूं, उसको क्या मजा का डेफिनेशन क्या होता है उसके लिए भी क्या हो। तो मेरा क्या पॉइंट क्या इसके पीछे पता है कि अगर
इस तरह से गाने, जो अच्छे गाने आने हैं, जो कंपोजर सोचता है, वो गाने आ नहीं पाते। उसकी जगह पे उस कंपोजर को अपना काम तो करना है, ठीक है, तो पीछे और एक कंपोजर है, उसके पीछे और 4 कंपोजर है, राइट। आपको तो काम वो डिलीवर करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। करेक्ट। तो आप क्या करते हो, वो करते हो जो आपको पता है गलत है, am I right? वो बोलेगा उसको ऐसा कर दे, उसको वैसा कर दे, ठीक है। मैं एक किस्सा बताऊंगा कि एक प्रोड्यूसर, हाँ, वो बोला तो वो गाने में जो बजा है ना, वो ऐसा बजता ना, ऐसा ऐसा तबला उसको चेंज करा दो। हाँ ठीक है, राइट, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। हाँ करेक्ट। तो होता क्या है कि आप जो बेस्ट देते हो गाने को, वो नहीं आता वो है कि जो आप नहीं चाहते। और इवेंचुअली जब ऑडियंस सुनती है, गालियां किसको मिलती है? कंपोजर को। करेक्ट। क्या गाने बना रहा है यार, क्या बना रहा है, राइट। तो एक्चुअली देखा जाए तो इसमें गलती किसकी है? और अभी तो ऐसा है कि अभी एक पर्सन नहीं है जो आपके गाने को फाइनल करेगा। अभी हर कोई है अपना ज्ञान नहीं बोल सकते उसको, क्या बोले, पावर दिखाने के लिए कि मेरा पावर है, इस गाने को रखना ही नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो वो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर भी आके उधर करेगा, अरे यार उस गाने में ना ये ऐसा कर दो, उसको वैसा कर दो, वैसा करने पर ऐसा कर दो, फिर अच्छा लगेगा, आप कर दोगे। फिर दूसरा बोलेगा नहीं वैसा करो, पर इसका मतलब ऐसा नहीं, उसको ऐसा भी होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो गाना वैसा बनता नहीं जैसा होना चाहिए। तो ये जो ये सफर है ना, जो एज अ कंपोजर फेस करता है, ठीक है। ये आप जरा शॉर्ट में बताएं कि आपने इसको कैसे हैंडल किया अपनी इन फिल्मों में। इसको तो कुछ हद तक आप हैंडल कर सकते हो, पर ये आपके साथ होते रहेगा, ये होते रहेगा, ये कभी बंद नहीं। इट्स द बिगेस्ट पेन फॉर द कंपोजर। ऑफ कोर्स इट्स द बिगेस्ट पेन फॉर द कंपोजर। सिंगर के लिए नहीं है, क्योंकि सिंगर को क्या करना है, उसको बस नहीं, सिंगर को तो पता ही नहीं कि ये गाना कैसा था। सिंगर डजंट इवन नो कि ये गाना, या जो गाना रिजेक्ट हुआ वो इससे भी बेहतर गाना था। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बात बताऊं, 2-3 किस्सा बताता हूं तो लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे कि ये जो गाना है, तेरा होने लगा हूं, तेरा होने लगा हूं, जो फाइनली अजब प्रेम की गजब कहानी, तेरा आतिफ ने गाया था, आशीष ने लिखा था, आशीष पंडित, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही यूज्ड टू असिस्ट प्रीतम। तो ये गाना प्रीतम दा रमेश जी को सुनाने से पहले he played it to some other other people you might be knowing because you were also there with Pritam at that time, but let's not name him. उन्होंने गाना 2 लाइन सुन के मना कर दिया था, अरे ये ठीक है। तो बाद में ये गाना रमेश जी ने लिया। अब मना किसने किया था? मना किसने किया था वो मैं नहीं बताऊंगा, पर मना किया था, मना किया उसी था। फिल्म के किसी ने? नहीं, उसी फिल्म का नहीं, किसी और कोई एकदम कोई और प्रोजेक्ट, कोई और फिल्म के लिए, कोई और फिल्म के लिए, कोई और व्हाटएवर मना किया था। मना किया था ऐसे उनको अच्छा नहीं लगा था। देखिए, मना करने का 2 रीजन होता है, एक है मुझे गाना अच्छा नहीं लगा, और एक होता है गाना बहुत अच्छा है लेकिन इट somehow it's not fitting my requirement, it's not fitting my bill। वो अलग बात है कि ऐसा बहुत बार हुआ कि गाना बहुत अच्छा है पर मेरे फिल्म का ना सिचुएशन ये है, ओके यू कीप दिस सॉन्ग, इफ नो वन टेक्स इट फाइन, मेरे अगले फिल्म में ये गाना लग जाएगा, ऐसा होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर एक होता है गाना सुन के रिएक्ट करना, ये गाना अच्छा नहीं है, दैट्स व्हाट हैपेंड विद तेरा होने लगा हूं। तो इट वाज रिजेक्टेड बाय समवन एज अ बैड सॉन्ग, not for any other reason, because the song was bad. The same song which Ramesh ji picked up for Ajab Prem ki Gazab Kahani, that became a super duper hit. ऐसा बहुत सारे इंस्टेंसेस है। ये गाना ये कबीरा मान जा, that was also rejected by someone, but later on it became a big hit when Karan Johar took it for ये जवानी है दीवानी, I think, आनंद मुखर्जी's directed film। तो ऐसा बहुत बार होता है। Still it is good। आप शुरू में गाना रिजेक्ट कर दो, वो देखो, मैं जब कोई अच्छा गाना, you have to take it in a very positive note। मैं रात भर या सुबह से लेकर एक गाना बनाया और दोपहर में जाके ना मैंने
प्रोड्यूसर को सुनाया, डायरेक्टर को सुनाया, उन 2 लाइन सुन के या कुछ देर तक सुन के बोलता है अरे जमा नहीं, अच्छा नहीं लगा। तो अपरेंटली ऐसा लगता है कि किसी को लगता है कि अरे इतना अच्छा से गाना बनाया, ये रिजेक्ट कर दिया। पर मैं वैसे सोचता नहीं, मैं यही सोचता हूं कि चलो एक गाना तो मेरा बन गया, एक अच्छा गाना तो मेरा बन गया, भले इनको ना पसंद आया। अब इनका पसंद वाला गाना जब मैं बनाऊंगा तब तक मेरा एक गाना स्टॉक में भी रह गया। राइट। अगर ये ब्रीफ नहीं मिलता तो शायद इस गाने का जन्म कभी नहीं होता। मैं ऐसे सोचता हूं, और ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि अगले दिन मैं उनको फिर उन्होंने जो ब्रीफ दिया, क्यों सर इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला इसमें ये अच्छा नहीं लगा, ओके, मैं देन आई अंडरस्टूड हिम बेटर, एंड द नेक्स्ट डे आई कंपोज वन मोर सॉन्ग फॉर हिम व्हिच वन ही लाइक्स। अब उसने वो जो अगले दिन वाला गाना ले लिया, अब पिछले दिन वाला गाना जो नहीं लिया, वो गाना तो मेरे बैंक में रह गया ना। नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कोई ब्रीफ आए जब मुझे लगता है कि नहीं, नाउ दिस सॉन्ग माइट फिट हिज बिल, और मैंने सुना दिया, हाँ ये अच्छा लगा। तो ये रिजेक्शन ना काम में भी आता है, ये रिजेक्शन आपका बैंक का स्टॉक बढ़ाता है। ना एक बात पूछना था कि जब ये गाने हम बनाते, ठीक है, अभी 13 होने लगा, सब हमारे आंखों के सामने बने थे, याद है ना उस टाइम की? करेक्ट। तभी हम बहुत इजीली लेते थे, हमको लगा नहीं था कि इतना मैसी होगा गाना। करेक्ट, राइट, बहुत बड़ा हिट हुआ गाना। गाना बनने का जो प्रोसेस है उसमें हम जुड़े हुए थे, हम अपना अपना योगदान या जो भी हमसे उम्मीद किया जाता था वो हम लोग अपना अपना पार्ट करते थे। बट हाँ, मेजरली आई मीन predominantly a song is the baby of the composer, the music director. Then of course comes the lyricist आके उनके ऊपर शब्द देते हैं। पर हाँ, गाना तो म्यूजिक डायरेक्टर ही बनाता है, बनाता म्यूजिक डायरेक्टर है। जब ये बनते हुए देख रहे थे हम लोग, तभी हमको लगा नहीं था कि इतना नहीं, नॉट ओनली देख रहे थे, बनते हुए हम लोग काम भी कर रहे थे। वही ना, करेक्ट, काम कर रहे थे, तभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा होगा। हाँ, पर इट शुड नॉट बी वेरी सरप्राइजिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि by that time Pritam Da was already a very he was already one of the leading music directors of Bollywood. So he also became very choosy about picking his films. तो उनके पास जो भी प्रोजेक्ट्स आता था सारे बड़े फिल्म ही आता था, people like Yash Raj films या Vishesh films, I mean Bhatt Sahab and all, then Ramesh ji, Tips, then Bhushan ji, I mean थी सीरीज। तो ये सब प्रोजेक्ट सारे बड़े डायरेक्टर्स, इम्तियाज अली, सारे बड़े डायरेक्टर्स ही आते थे, और उनके पिक्चर में बड़े स्टार्स होते थे, उनके पीछे प्रोड्यूसर्स का बहुत फंड होता था, तो वो सब बड़ा पिक्चर ही होता था। अगर उस फिल्म का गाना हिट ना हो तो कौन सा फिल्म का होएगा? इट वाज लाइक दैट। और उस टाइम इंडस्ट्री तो ओपन नहीं था, द इंटरनेट वाज नॉट सो पॉपुलर एट दैट टाइम। आजकल इंटरनेट पॉपुलर हो गया तो कोई भी गाना गा के रिलीज कर सकता है, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन। एक जमाना था आपको सीडी लेके वही या तो टी सीरीज के गेट पे खड़े हो, नहीं तो टिप्स कहीं भी, नहीं तो कोई म्यूजिक डायरेक्टर के द्वार पे आपको खड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, दैट वाज द सिस्टम। अभी लाइक यू वांट टू रिलीज अ सॉन्ग, अभी गाना गाओ, अभी यूट्यूब में अपलोड करो, विद इन 5 minutes योर सॉन्ग इज आउट टू द वर्ल्ड। अब वो कितना अच्छा करेगा, क्या करेगा, वो तो अलग बात है, पर यू कैन रिलीज योर सॉन्ग राइट फ्रॉम योर ड्राइंग रूम। पहले तो ऐसा नहीं था। तो वो इंटरनेट हैज चेंज द सिनेरियो कंप्लीटली। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आजकल, मतलब whoever is not only as a singer, सारे in every profession. राना, बिफोर म्यूजिक कंपोजर, ओके, एज यू स्टार्टेड ना, उसके पहले आप एक यूनिक तरह का काम करते थे जो इंडस्ट्री में कोई नहीं किया है, ना अभी भी कोई कर रहा है। एकदम यूनिक काम है वो, है कि आप डब करते थे, डब करवाते थे। मतलब आप में वो स्किल था कि आप किसी भी सिंगर से, ठीक है, उसके स्किल के अकॉर्डिंग, करेक्ट, उसका स्किल समझ के आप म्यूजिक कंपोजर के लिए उसकी वॉइस डब करा देते हैं, करेक्ट, डिफरेंट वे। तो जहां तक मुझे पता है, हम तो बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, जहां तक मुझे पता है कि ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं होगा जिसको आपने डब नहीं किया होगा, ठीक है, भले वो मेल रहे फीमेल रहे, सबको आपने डब किया हुआ है। हर तरीके से आपने उनके वॉइस को यूज किया है प्रोफेशनल वे, बहुत ब्यूटीफुली आपने उसको रिकॉर्ड किया। करेक्ट। ये जो स्किल है, ठीक है, कि वॉइस डब करना, राइट, इसमें आप मुझे बताइए, इसमें क्या क्या आपने नया, आपको क्या एक्सपीरियंस मिला जो एक्साइटिंग है, जो नया है, ठीक है, अपने से क्या जाना और उसको अपने कैसे आपने अपने लिए उसको यूज किया अपने स्किल के लिए,
तो राणा, हमें ये जानना है कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स को रिकॉर्ड करने का, और क्या ऐसी वजह है जो कोई और नहीं कर सकता, वो बस आप ही कर सकते? I mean, every music directors वो अपना जो डबिंग होता है, अपना अपना जो गाना होता है, वो तो खुद ही डबिंग में बैठते हैं। वो जब सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स रिस्पेक्टिवली अपना गाना में प्रेजेंट होता है, सिंगर्स को वो खुद ही डब करते हैं, क्योंकि ही नोज हिज कंपोजिशन बेटर देन एनीवन अंडर द सन। राइट। लेकिन प्रीतम दा के लिए डबिंग में बैठना मुमकिन नहीं था। ही वॉज सो बिजी एंड ही वॉज सो बिजी विद सो मेनी प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम। लाइक मैं जब प्रीतम दा को ज्वाइन किया था, उसके 1 साल बाद प्रीतम दा बिकेम सो बिजी ना, आई मीन साल में 15 फिल्म, साल में 15 फिल्म नहीं, मतलब 15 फिल्म का काम चल रहा है, ऐसा भी मैंने देखा है। हो सकता है कि वो रिलीज होएगा अगले 3-4 साल में, लेकिन 15 फिल्म का काम चल रहा है। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सिट इन एवरी रिकॉर्डिंग एंड मेक द सिंगर सिंग हिज कंपोजिशन। तो उनको एक ऐसा असिस्टेंट चाहिए था जो स्टूडियो में बैठ के सिंगर को रिकॉर्ड करेगा। और ये बहुत मतलब ऐसे एक म्यूजिक डायरेक्टर को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाना आपका है, कंपोजिशन आपका है, गा रहा है कोई या गा रही है कोई, और आप स्टूडियो में मौजूद नहीं हो, ऑन योर बिहाफ कोई और सिंगर को डब कर रहा है, तो आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। गाना आपका है, कंपोजिशन आपका है, लेकिन आप स्टूडियो में मौजूद नहीं हो। ऐसा यूजुअली कंपोजर्स के साथ होता नहीं। आप म्यूजिशियन रिकॉर्डिंग के टाइम पे अगर आप नहीं हो तो चलेगा, क्योंकि वो आपका अरेंजर देख रहा है, अरेंजर हो या आज के डेट में म्यूजिक प्रोड्यूसर बोलते हैं या प्रोग्रामर जो भी हो, तो उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन सिंगर को डब करना, सिंगर को रिकॉर्ड करना, तो प्रीतम दा वाज सो बिजी, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि वो हर डबिंग में बैठे हर सिंगर को वो रिकॉर्ड करे अपना कंपोजिशन। तो ही बिलीव्ड इन मी। अब वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मुझे गाना रिकॉर्ड करना है, गाने का जो धुन है, जो कंपोजिशन है, उनको बिगाड़े भी ना, बिगाड़ना तो दूर की बात है, उसको एग्जैक्टली वैसे रिकॉर्ड करना। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है। वो क्या है कि सिंगर आया स्टूडियो में, आपने सिंगर को गाना सिखाया। पहले ज्यादातर क्यू ट्रैक मैं गाता था उस टाइम जब मैं प्रीतम के साथ था। मोस्टली आई यूज्ड टू सिंग एटलीस्ट मेल पार्ट्स तो मैं ही गाता था 90%। तो सिंगर को वो सुनाता था, फिर सिंगर वो रिहर्स करता था। अब रिहर्सल के टाइम पे अब जरूरी नहीं कि वो एक बार सुन के 2 बार सुन के पूरा गाना सीख लिया, तो रिहर्सल के टाइम पे 2-3 नोट्स इधर उधर हो जाता था। देन इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू करेक्ट हिम कि नहीं, वो ये नहीं है, ये है, और फिर उनको रिकॉर्ड करना। इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि आप हैंडल कर रहे हो कौन सा सिंगर्स लोगों को, you are recording the best singers of our country, the best singers in Bollywood, singers like नीरज श्रीधर, शान, के, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, कुणाल गांजावाला, रेखा भारद्वाज। अरिजीत came much later. अरिजीत actually came much later. I'll come to अरिजीत later on. But मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ, I mean, you just name it. तो उन लोगों को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता था। तो while रिकॉर्डिंग मुझे ये भी दिमाग में रखना पड़ता था कि ये लोग बहुत बड़े स्टार है, they are the biggest singers of our country. तो वो केयरफुली हैंडल करना पड़ता था, how to communicate. You just can't, because I am not the composer. The composer is Pritam. I am not Pritam. I am Rana, assistant. तो मुझे वो बात ध्यान में रखना पड़ता था कि मैं इनको कैसे बोलूं कि इनको बुरा भी ना लगे, इनका कोई ईगो हर्ट भी ना हो,
पर एट द सेम टाइम ये भी कन्विंस हो जाए कि हाँ राणा जो बोल रहा है, अगर मैं इंस्टेड ऑफ, देखो एक नोट जो है, नोट के लिए नोबडी विल माइंड, अच्छा ये तो नोट सही कर रहा है, पर व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन या क्लैरिटी, आपने एक शब्द बोल के निकल गया और मैं बोला कि नहीं ये लाइन दोबारा करते हैं, आपका ये शब्द जो है, ये शब्द का क्लैरिटी कम है, तो ये यू हैव टू हैंडल इट वेरी केयरफुली, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर कि आप किनको बोल रहे हो। आप बोल रहे हो पीपल लाइक सोनू निगम, पीपल लाइक नीरज श्रीधर, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, शान, कुणाल गांजावाला एंड ऑल दोस। कभी ना ऐसे प्रॉब्लम हुआ था कुछ, जैसे कोई आप कह रहे थे ईगो क्लैशिंग्स होता है या फिर समथिंग, दे शुड नॉट फील बैड, उनको बुरा ना लगे, या कुछ आपने बोला और उनको लगा नहीं ऐसा नहीं वैसा है, कभी ऐसा हुआ है? हुआ है, बट लेटर ऑन इवेंचुअली ही बिकेम वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। जैसे कि आई एम श्योर कुणाल वोंट माइंड नाउ, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन कुणाल केम टू रिकॉर्ड विथ मी, उससे पहले उन्होंने प्रीतम दा का गाना गाया, लेकिन मैं ज्वाइन करने के बाद दैट टाइम ही उनको पता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। हाँ इतना पता है कि मेरा नाम है राणा एंड आई एम प्रीतम्स असिस्टेंट। तो मैं उनको स्टूडियो 1 वीरा देसाई रोड में, अंधेरी वेस्ट, तो वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था। तो और कुणाल का थोड़ा था, मतलब उस टाइम उनका वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, भीगे होठ तेरे। कुणाल थोड़ा मुंहफट है, आई मीन है वो ऐसा, पहला रिकॉर्डिंग में हुआ, पर एक दो आई स्टिल रिमेम्बर द सॉन्ग, इट वाज फॉर द फिल्म कॉल्ड अनकहीं। उस फिल्म का सारे गाना बहुत अच्छा था, ठीक है। उसमें कुणाल का 2 गाना था, एक था तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा न था, और ये जिंदगी, ये गाना था। आई मीन दैट्स आई मीन प्रीतम दा का, अगर मतलब उन्होंने जिंदगी में जितना भी काम किया, अगर इफ यू आस्क मी पर्सनली कि व्हिच आर माय फेवरेट्स, तो ऑफ कोर्स अनकहीं तो उसमें रहेगा ही, अमंग्स द 3 बेस्ट एल्बम ऑफ प्रीतम दा फॉर मी, मेरा टेस्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उसमें अनकहीं जरूर रहेगा। उनका हर गाना बहुत अच्छा लगता था मुझे। फिर ये गाना मैं कुणाल को रिकॉर्ड किया फर्स्ट, उसके बाद एक दूसरा भी एक गाना था, मैं उसका लिरिक्स भूल गया, ना 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 ना, बहुत प्यारा गाना था। तो शुरुआत में कुणाल का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट काम करते करते कुणाल ऑल्सो रियलाइज कि अरे ये बंदा जो बोलता है ना, आई मीन ही डजंट बुलशिट, जो बोलता है वो जो बोलता है मतलब वो ठीक बोलता है। आफ्टर अ पॉइंट ही ऑल्सो रियलाइज कि इनको सुन के गाना बेटर ही हो रहा है। फिर ही बिकेम, आई मीन इवेंचुअली वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अभी भी मतलब कोई रिकॉर्डिंग में हो या कभी कभार हम लोग एयरपोर्ट में मिल जाते हैं, वो आके पहले तो मुझे कस के सीने में कस के लगाते हैं। इवेंचुअली वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, बट इनिशियली वो सब होता है, बट एज आई सेड यू हैव टू हैंडल इट वेरी डेलिकेटली। तो राणा, आपने इतने सिंगर्स को रिकॉर्ड किया, इतने सारे सिंगर्स को रिकॉर्ड किया, उनमें से एक है के जो मेरे फेवरेट है, सबके फेवरेट है, उनके साथ कोई एक्सपीरियंस बताना। के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस है।